हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 10th ऑफ अगस्त 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। आज की जो हमारी आज डे कौन सा है तो याद रखना 10th ऑफ अगस्त, ठीक है। तो आज के दिन क्या सेलिब्रेट होता है तो याद रखना आज के दिन वर्ल्ड लॉइन डे भी बनाया जाता है, ठीक है। आज ही के दिन मैं कह सकता हूं कि इस बार क्या बनाया जा रहा है तो अर्थ डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है, चलिए हम उसी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। डे वाइज ऐसा हमें ध्यान नहीं रखना है कुछ भी। देखो नेक्स्ट, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्रिएट्स कमेटी टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ द इंडियंस इन द बांग्लादेश। देखो एक्चुअल में हुआ क्या कि कल हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से कि बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना वहां की PM थी, उनको वहां से भागना पड़ा, इंडिया में वो आ चुकी हैं, ठीक है। अब वो जो UK के अंदर असाइलम सीख कर रही हैं कि वहां पर जाना चाहती है, बेसिकली परमिशन मिल जाएगी चले जाएंगे। लेकिन हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो टेंशन क्रिएट हुई है उस टेंशन को कैसे देखा जाए तो उसको देखेगा कौन तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो हुआ क्या कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने क्या किया, यहां पर एक कमेटी बनाई है ताकि टू इंश्योर द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन नेशनल्स, हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज लिविंग देयर। जितने भी वहां पर दूसरी माइनर कम्युनिटीज हैं, देखो हमारे यहाँ पर माइनर हिंदू नहीं है लेकिन वहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में है तो माइनर हिंदू हो जाता है, सिख हो जाता है, ठीक है, बुद्ध हो जाते हैं, जैन हो जाते हैं। तो इन लोगों की सिक्योरिटी के लिए हमें क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। तो एक कमेटी बनाई गई, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और कौन है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर, तो आप कौन है, अमित शाह जी, ठीक है। अब समझना हुआ क्या, ए 5 मेंबर कमेटी लेड बाय द रवि गांधी। याद रखना कौन उसको लीड कर रहे हैं तो रवि गांधी BSF के हैं, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। ईस्टर्न रेंज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू एनहांस कम्युनिकेशन विद द बांग्लादेश अथॉरिटीज। याद रखना BSF कब बना था, 1965 में, क्योंकि आपको पता है कि 1965 में जब बैटल हुई थी हमारी कौन सी, तो आपको पता होगा इंडो पाकिस्तान या इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, जिसके अंदर आपने सुना होगा उस समय जो हमारे PM थे वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर उन्होंने हम पे अटैक किया था और जब हमने अटैक किया वापस रिटेलिएट किया तो हम उनके लाहौर तक पहुंच गए थे, लेकिन हमने गलती बस ये कर दी कि हम लाहौर से वापस आ गए, ठीक है। वो सारी की बातें चलो ठीक है जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद उसके बाद हमें यह फील हुआ कि हमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी नीड पड़ेगी। तब जाकर हमने क्या बनाया, हमारा BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, 1965 के आसपास बना होता है। अब समझना हुआ क्या, इसको ये टारगेट दिया गया, द इनिशिएटिव एम्स टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ द इंडियन नेशनल्स एंड द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इंक्लूडिंग हिंदूज लिविंग नियर द बॉर्डर। जितने भी बॉर्डर के आसपास लोग रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। सिंस अगस्त 5, पिछले अगस्त 5 से क्या हो रहा है, देयर हैव बीन 4 रिपोर्टेड इंस्टांसेस वेयर ग्रुप ऑफ द बांग्लादेशीज अप्रोच द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ बंगाल। वो लोग उधर क्या कर रहे हैं, अपने आपको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई और कुछ भी नहीं है, सिंपल याद रखना। बांग्लादेश के बारे में हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। कोई ऐसा बच्चा जो आज ही कनेक्ट हुआ हो तो प्लीज कल वाली लेक्चर जाकर देख सकता है कौन कौन सी बाउंड्री सेपरेट करती है, कितनी बाउंड्री हमसे सेपरेट हो, हमारे बीच में कितनी लंबी बाउंड्री है उसके अंदर, ठीक है। वो सारी बातें हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हम उसके बाद बढ़ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, और अब ये चलता रहेगा बार बार क्योंकि अब जब तक इसका कुछ रिजल्ट नहीं आ जाता। नेक्स्ट कौन सा है तो देखो ये आपका बांग्लादेश है। अगर मैं ढंग से देखना चाहूं तो आप देख सकते हो ये क्या है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। उसके बाद ये आपका नेपाल, ये सिक्किम है, ये भूटान है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, ये पूरा आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है। ये क्या है, बांग्लादेश। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम बाउंड्री कौन सा स्टेट मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, तो याद रखना वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद कौन सा आपका मेघालय, आसाम भी शेयर करता है, उसके बाद त्रिपुरा भी शेयर करता है और मिजोरम भी शेयर करता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, 5 ऐसे स्टेट है जो किससे बाउंड्री शेयर करते हैं, बांग्लादेश से। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना। इसकी कैपिटल कौन सी है तो ढाका इसकी कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर।
देखो कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था ओलंपिक्स के बारे में, ठीक है, हालांकि ये खत्म हो चुका है आज, ठीक है, लेकिन हम इसके ऊपर एक एमआईटी लेकर आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, आप उसको कंटिन्यू देखते रहना, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए हैं, ठीक है, या जो न्यूज में बने रहते हैं हम उसको उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो हम इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे पूरे स्पोर्ट्स को। ये हमने अब तक जितना स्पोर्ट्स में जो हुआ है ओलंपिक के साथ साथ, ठीक है, चाहे वो आपका विंबलडन हो, चाहे आपका फ्रेंच ओपन हो, चाहे आपका क्रिकेट में हो, चाहे आपका फुटबॉल में हो, सब हम उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आप इसके लिए वहां पे रेफर कर सकते हो। अच्छा यहां पर क्या हुआ, हमने कितने मेडल जीते हैं, तो याद रखना 6 हो चुके हैं टोटल, ठीक है, 5 उसमें क्या है तो ब्रॉन्ज है, 1 उसमें सिल्वर है, किसका, नीरज चोपड़ा का, कल हमने पढ़ा था। भारत की रैंक कौन सी है, तो 69 नंबर पे भारत आ चुका है, ठीक है, पहले पे यूएसए है, चाइना है, देन ऑस्ट्रेलिया टॉप 3 और इंडिया एटलीस्ट हमें याद होना चाहिए। उसके बाद आता है ये क्या हुआ, तो ये हमारे रेसलर है, क्या नाम है इनका, अमन शेरावत, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखना 57 कैटेगरी के अंदर, किलोग्राम कैटेगरी में। नेक्स्ट है अपोजिशन पार्टीज प्रिपेयर टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट। देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि हमें तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम तुम्हें हटाना चाहते हैं, बस ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। तो ये जनरली किसके लिए आता है, तो पीएम के लिए आता है, सरकार में जो लीड कर रहा होता है, लीडिंग पार्टी के जो लीडर होता है उसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज तक इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक ये हमारे 1947 से अब तक 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है। सबसे पहले आया था 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट, और उस समय 62 लोगों ने इसका सपोर्ट किया था, 347 लोगों ने इसका अपोज किया था, ठीक है, और ये पहली बार आया था। आज तक 27 में आ चुका है, लास्ट बार 2018 में आया था। होता क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो याद रखना कोई भी मेंबर, किसी भी हाउस का कोई भी मेंबर क्या ला सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है, लेकिन अगर पीएम के अगेंस्ट लाना होगा तो आपको लोकसभा में लाना होगा, क्योंकि लीडर ऑफ, ये कह सकता हूं कि लोकसभा के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब एक बात समझना, कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल 75 के 3 में लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द लोकसभा, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी ना वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर लोकसभा को अगर गिराना है, उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन से गिराना है, ठीक है, पार्टी को, तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन। वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 75 का 3। और कौन से बुक में लिखा है, तो लोकसभा की जो बुक है उसके अंदर रूल नंबर 198 में बात लिखी हुई है। समझ गए, कि जब भी किसी पीएम को हटाना हो तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर मुझे किसी प्रेसिडेंट को पोस्ट से हटाना है तो मैं उसके लिए इंपीचमेंट लेकर आता हूं, जिसे महाभियोग कहते हैं, इंपीचमेंट। वो आर्टिकल 61 में है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो सिर्फ किसके लिए यूज होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। समझ गए, हालांकि उससे आज तक कोई हटा नहीं है। अब एक बात समझना, ये किसके लिए ला रहे हैं, तो ये ला रहे हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट, वीपी। और वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है समझना, वाइस प्रेसिडेंट होता है हमारा, सिंपल कह सकता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 64 में ये बात लिखी है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द, क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आपकी राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, तो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, ध्यान रखना। अगर पूछे हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट, तो जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ के ऊपर वहां के 50 जो अपोजिशन के एमपीज थे उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कही। बात समझ में आ रही है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का एक ही तरीका होता है कि कोई भी ला सकता है, लेकिन 50 मेंबर्स उसके कम से कम सपोर्ट में होने चाहिए। फिर बात चलती है, बहस होती है, मुद्दा उठता है, फिर अगर बहुत सारे लोग एग्री कर जाते हैं कि हाँ ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उसको पोस्ट से हटा दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये किसके अगेंस्ट आया, तो जगदीप धनखड़। अगर आपसे पूछे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, तो सिंपल याद रखना सर्वपल्ली राधाकृष्णन, SRK। ठीक है, ये SRK वो नहीं है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे, हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। और इन्हीं के नाम पर हम क्या करते हैं, अभी आने वाला है 5th ऑफ द सितंबर, 5 सितंबर को हम क्या बनाते हैं, तो सिंपल याद रखना हम 5th ऑफ द सितंबर को टीचर्स डे बनाते हैं। हैप्पी टीचर्स डे आता है उस दिन। ठीक है, तो सिंपल सी 2-4 बातें एटलीस्ट याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अगर ये दोबारा से न्यूज में आएगा, फिर से कुछ होगा, तो हम इसको फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, नो पॉपुलेशन सेंसस इन द डार्क विदाउट वाइटल डाटा। देखो पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है समझना। पॉपुलेशन सेंसस सबसे पहले हुआ था 1872 में, और ये था याद रखना अनऑफिशियल। अनऑफिशियल, ऑफिशियल कब हुआ था, अच्छा ये करने वाले कौन थे, तो याद रखना लॉर्ड मयो, जिनके नाम पर मयो स्कूल है। इन्होंने मयो स्कूल आपके अजमेर और राजकोट में बनवाया।
इसके बाद 1881 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस होता है, ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस होता है। और वो कब होता है? 1881 में। करते कौन है? तो याद रखना, लॉर्ड रिपन। कौन करते हैं? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन ने ही भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट किया था, इसीलिए इनको हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। अभी क्या हुआ, लास्ट जो सेंसस हुआ था 2011 में हुआ था। सेंसस याद रखना हर बार 10 साल के बाद होता है, ये आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है। 10 साल में सेंसस होगा, लास्ट 2011 में हुआ था, ठीक है। इस बार उस समय हमारी 121 करोड़ जो पॉपुलेशन थी, आपने पढ़े होंगे डाटा, लिटरेसी रेट वो सब पढ़ते हैं, सेक्स रेशियो वो सब। अब समझना 2011 में आपसे पूछेगा 2011 वाला कौन से नंबर का पॉपुलेशन सेंसस था, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे 2011 वाला। ध्यान से समझना, 2011 वाला इंडिपेंडेंस के बाद कौन से नंबर का था, पहला क्वेश्चन। और इंडिपेंडेंस के पहले स्टार्टिंग से अगर मैं काउंट करूं तो कौन से नंबर का था सेंसस, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे गिन के। देखते हैं तुम्हारी कितनों की मैथ अच्छी है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो, समझ गए। प्रेजेंट कौन करता है? तो याद रखना, रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इसको प्रेजेंट करता है। मिनिस्ट्री कौन सी होती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, ठीक है। किससे आता है? सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट है 1948, उसके अंडर में काम करता है, ठीक है। ऋग्वेदा के टाइम पर भी होता था। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने, ठीक है। जो चाणक्य थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, उन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें भी किसका जिक्र आता है? तो उसमें भी सेंसस का जिक्र आता है कि उसमें भी काउंटिंग होती थी, ठीक है। और आपने सुना होगा आईने अकबरी, ठीक है। अकबर के टाइम पर, अकबर के नाम पर चल रही है आईने अकबरी, तो उसके अंदर भी हमें अकबर के टाइम की बातें पता चलती हैं, जिसके अंदर हमें पता चला कि उस टाइम पर भी पॉपुलेशन सेंसस होता था। और मॉडर्न इंडिया की बात करें तो 1881, ऑफिशियल अनऑफिशियल बात करें तो 1870 लॉर्ड मयो के टाइम पर हुआ था। ये फैक्चुअल डाटा याद रखना हर 10 साल में होता है। इस बार क्यों नहीं हुआ 2021 में? क्योंकि कोरोना चल रहा था, ठीक है। अब इस बार होना है, और इस बार पहली बार डिजिटल सेंसस होगा, ध्यान रखना। लास्ट ईयर जब ये हुआ था, लास्ट ईयर, तो ये 16 लैंग्वेज में हुआ था। और आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल नंबर 8 है, जो शेड्यूल नंबर 8 है, उस शेड्यूल नंबर 8 के अंदर टोटल कितनी लैंग्वेज है? तो याद रखना 22 लैंग्वेज है। उन 22 लैंग्वेज में से 16 लैंग्वेज के अंदर प्लस एक इंग्लिश, इसमें क्या हुआ था? सेंसस। इस बार कितने में हो रहा है? तो याद रखना 18 लैंग्वेज में से हो रहा है, 18 + 1 इंग्लिश, यानी कि टोटल 19 लैंग्वेज में सेंसस होगा, ध्यान रखना। और समझ में आ रही है? उसके बाद आपने सुना होगा कि लास्ट टाइम पर एक आ गया था, एक होता मेल, एक होता फीमेल, एक होता है अदर। इस बार अदर को थर्ड जेंडर की कैटेगरी में डाला जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? तो अगर पूछे सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले सेंसस किसने करवाया था, तो याद रखना पूरे इंडिया का जो हुआ था उसकी बात की है मैंने, 1872 और 1881। अगर वैसे पूछे तो याद रखना किसने? 1830 में हेनरी वोल्टर ने सबसे पहले ढाका में की थी, जिसको अब ढाका, पहले ढाका कहते थे, मतलब आज के दिन ढाका कह देते, ठीक है। उसकी स्पेलिंग चेंज हो गई, ढाका ये समझ गए। तो उस समय किसने करवाई थी? 1830 में हेनरी वोल्टर। और पहली सिंक्रोनियस सेंसस यानी कि ऑफिशियल सेंसस किसने करवाया था? तो 1881 में WC प्लोडन। ये कौन थे? उस समय सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, हु इज द करंट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? क्वेश्चन मार्क। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हु इज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? क्वेश्चन मार्क। आप मुझे ढूंढकर कमेंट करके बताओगे, समझ गए। अब आ जाता है इसके ऊपर, ये कह रहा है कि भाई अगर पॉपुलेशन सेंसस नहीं हुआ तो हमारा जो डाटा है वो क्या हो जाएगा? डार्क में चला जाएगा। मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितने % वुमेन का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में है, कितने बच्चे हैं, क्या सेक्स रेशियो चल रहा है, क्या हरियाणा का सेक्स रेशियो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या अब भी वहां पर भ्रूण हत्या यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो चलाया था वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। क्या बिहार का लिटरेसी रेट कुछ बढ़ा भी है कि कम हुआ है, क्या आज भी पूरे भारत में जितना भी पॉपुलेशन सेंसस से रिलेटेड जो डाटा है उसका क्या मायना चल रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा? क्या पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्टेट की कम ज्यादा हुई है, क्या आज भी पूरे भारत की 282% पर किलोमीटर स्क्वायर है जो 2011 में थी। तो ये डाटा हमें कैसे पता चलेगा? जब सेंसस होगा। सेंसस तो हो नहीं रहा है, तो कब होगा? इस बार होगा। कैसे होगा? तो हमने थोड़ा सा पढ़ा, समझ गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इंडिया टू रोल आउट न्यू ट्रीटमेंट फॉर द ड्रग रेजिस्टेंट। देखो जो टीबी होती है वो एक बीमारी होती है, बेसिकली किससे होती है? तो याद रखना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। और याद रखना टीबी सिर्फ लंग्स पे नहीं होती, आपकी बॉडी के किसी हिस्से में हो सकती है।
हाँ, टीबी जो लंग पे इफेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे पल्मोनरी टीबी कह देते हैं। और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है वो आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकती है, समझ गए। और जो टीबी है उसके जो प्रूफ है हमारे पास 3000 बीसी के पहले के भी हैं, ठीक है। इजिप्ट के अंदर सबसे पहले इसके केस पाए गए थे। और इससे बीमारी को ठीक करने का भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। और हमारी इंडियन सरकार ने क्या कर रखा है, एक अभियान चला रखा है, याद रखना, टीबी मुक्त भारत। और टीबी मुक्त भारत जो अभियान है हमारा, वो टीबी मुक्त भारत कब से स्टार्ट हुआ था, तो सिंपल याद रखना आपका 2022 में स्टार्ट किया था। इसका टारगेट ईयर कौन सा है, 2025 इसका टारगेट ईयर है, समझ गए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, इसकी एक नई ड्रग आ गई है जो आपको 6 महीने के अंदर ठीक कर देगी। पहले 18 से 24 महीने लगते थे, तो ये न्यूज में आ गया और कुछ भी नहीं है, सिंपल था, ध्यान रखना। नेक्स्ट यूनियन कैबिनेट पे उस वे फॉर द 8 रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स। देखो 8 नए रेलवे लाइन प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, किसने बनाए हैं, तो आपके यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया, ठीक है। क्या नाम है उसका, PMAYU 2.0। क्या है समझना, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज फॉर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन परचेज और रेंटल एट अफोर्डेबल कॉस्ट। है क्या इसके अंदर कि आपके जितने भी लगभग कितने की स्कीम है, तो याद रखना 24,657 करोड़ की स्कीम है। इसका काम क्या है, टू प्रोवाइड द कनेक्टिविटी, फैसिलिटेट ईज ऑफ ट्रैवलिंग, मिनिमाइज लॉजिस्टिक कॉस्ट, रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स एंड लोअर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। तो सिंपल मैं कह सकता हूं कि 64 न्यू स्टेशंस विल बी कंस्ट्रक्टेड प्रोवाइडिंग एनहांस्ड कनेक्टिविटी टू द 6 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। नए 6 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट किया जाएगा, किसके थ्रू से, रेलवे के थ्रू से, कंस्ट्रक्शन के थ्रू से, ठीक है, ताकि वहां पर कनेक्टिविटी बढ़ सके, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, व्हाट डू यू मीन बाय द PM, और स्कीम का नाम याद रखना AYU 2.0। समझ गए क्या है उसमें, क्या किया जा रहा है। इसी के अंदर बेसिकली हाउसिंग स्कीम है, ठीक है। इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा, करोड़ जो गरीब लोग हैं उन लोगों को 2.3 लाख करोड़ रुपीस इसमें सरकार सब्सिडी भी देगी। तो सिंपल से बात ध्यान रखना। इसमें एक बात और हो रही है, किसकी, तो आपके क्लीन प्लांट प्रोग्राम की बात हो रही है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। इसका काम है टू प्रोवाइड वायरस फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल टू फार्मर्स। जो फार्मर्स हैं उनके लिए, जो आप देखो यहां पर भी लिखा है, टू प्रोवाइड वायरस फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स टू फार्मर्स, देयरफॉर इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड्स एंड द इंप्रूविंग इनकम। उनकी इनकम को प्रमोट करने के लिए उनको अच्छी क्वालिटी के जो बीज हैं वो ज्यादा वो बना सके, ज्यादा पैदावार हो, उसके प्रोडक्शन हो सके, इसके लिए क्या आया, तो ये वाली स्कीम आती है। क्या नाम है इसका, क्लीन प्लांट प्रोग्राम। कौन सी मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट। देखो यहां जो डाटा लिखा है ना, यहां भी लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको भी पढ़ोगे तो तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। अच्छा, PMAYU 1 कब आया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ये जो स्कीम है इसका फर्स्ट वर्जन कब आया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट डिनाइज एनी थ्रेट टू द भोज वेटलैंड्स। देखो वेटलैंड क्या होती है, एक होता है नेशनल पार्क जहां पर हम किसी भी जानवर को, किसी भी प्लांट को प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई उसको कोई मार ना दे। एक टाइम ऐसा था जब घर वाले कहते थे कि जंगल में मत चले जाना, शेर खा जाएगा। आजकल क्या हो गया, नेशनल पार्क को तुमने इतना लिमिटेड कर दिया, कोर, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। उस शेर की मम्मी कहती होगी बेटा अपने बेटे से, बेटा बाहर मत चले जाना कोर से, वरना तो इंसान घूमते शिकारी खा जाएंगे, मार देंगे तुम्हें, तुम्हारी खाल निकाल कर वो गद्दे बना लेंगे। तो सोचो कि हमने पूरे नेचर को ही तहस नहस करके रख दिया है, और आज हमें उन्हें प्रिजर्व करने के लिए नेशनल पार्क बनाने पड़ रहे हैं, हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनानी पड़ रही है, हमें रामसर साइट बनानी पड़ रही है। तो आ जाओ, व्हाट इज रामसर साइट जिसकी बात कर रहा है। रामसर साइट ये होती है एक ऐसी जगह जो जमीन हो, जो गीली जमीन हो, इसको वेटलैंड्स कहते हैं, गीली भूमि, यानी जमीन जो नदी के पास है, नहर के पास है, कैनाल के पास है, और जंगल है आसपास मान लो, और वहां कोई ऐसा जीव रहता है, ऐसा पेड़ है, ऐसा पौधा है जो कहीं नहीं मिलता, उसको बचाना है। जैसे कूनो नेशनल पार्क में तुम चीता ला के रखे, ताकि चीता को कहीं नहीं मिलता भारत में प्रिजर्व किया जाए, प्रोडक्शन बढ़ा सके, संख्या बढ़ सके, लोगों को पता रहे कि चीता नाम की कोई चीज थी। सेम ऐसे हम क्या करते हैं, रामसर साइट बनाते हैं, तो इन्हीं को वेटलैंड्स भी कहते हैं, ध्यान रखना। और सबसे पहले वेटलैंड्स कब स्टार्ट हुए थे, तो याद रखना 1971 में। और किस दिन हुआ था, तो याद रखना 2 Feb 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था। कहां पर, तो ये हुआ था आपके रामसर सिटी के अंदर। और रामसर सिटी के अंदर, रामसर सिटी कहां पे है, तो सिंपल याद रखना ईरान के अंदर है, ठीक है। और यहां पर ये रामसर सिटी में हुआ था, इसलिए इसका रामसर साइट नाम भी कह देते हैं। भारत में कितनी है याद रखना, टोटल इंडिया में कितनी है, तो 80 हो चुकी है, पिछले महीने बढ़ गई है। एक नाटी और नाकटी हमने पढ़ा भी था हिंदू में, ठीक है। अब इंडिया कब ऐड होता है उसमें, तो इंडिया 1981 में ऐड हुआ था, ध्यान रख, सॉरी 82 में ऐड हुआ था।
ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो आपकी भोज वेटलैंड है ना, ये बेसिकली भोज क्या है, एक आपकी लेक है, ठीक है, पॉन्ड है, बेसिकली तालाब है, उसको क्या किया गया, अभी रामसर साइट से हटाने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि उसको हटाया जाए। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना। और वेटलैंड्स डे कब बनाया जाता है, तो याद रखना 2 Feb हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी बनाते हैं। ये आपका क्या छोटा सा मैप जिसमें आपको दिखा रखा है कि ये भोपाल है, भोपाल के अंदर क्या आपके सामने भोज लेक बनी हुई है, ठीक है। कहां पर ये, भोपाल के अंदर, सिंपल सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, टोटल कितने हैं भारत में, ये तो 82 हो चुके हैं, ध्यान रखना। लास्ट नाटी और नाकटी जुड़ी थी कहां की, तो बिहार की। अगली है एनवायरमेंट से रिलेट करती हुई न्यूज है, ध्यान से समझना। मिजोरम गवर्नर कॉल्स फॉर द प्रोटेक्टिंग स्पाइसीज ऑन द क्लाउडेड लेपर्ड। देखो लेपर्ड आप जानते हो, ठीक है, जो लेपर्ड होता है याद रखना, जब इसके अंदर मेलानिज्म होता है, मेलानिज्म बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर इनकी बॉडी जो होती है ना, उस बॉडी का कलर पूरा ब्लैक हो जाता है। और जब ये ब्लैक हो जाता है तो जो ब्लैक मेलानिज्म वाला जो लेपर्ड होता है उसी को हम ब्लैक पैंथर कह देते हैं। याद रखना, ब्लैक पैंथर नाम का कोई जीव नहीं होता, लेकिन जब कभी लेपर्ड का जो कलर होता है बिल्कुल ब्लैक हो जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, ब्लैक पैंथर कह देते हैं, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा है कि ये कहां का है, तो याद रखना सिक्किम की, मिजोरम की बात हो रही है। मिजोरम में इसका लोकल नाम क्या है, तो इसको खेपाक कह देते हैं। खेपाक क्या है, तो ये ग्रेस बिग कैट है, इसी को कह देते हैं, वहां की ट्राइब कहती है, ठीक है। आपसे पूछेगा कहां मिलता है, तो सिक्किम में मिलता है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो वल्नरेबल है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। और ये अभी क्या हो रहा है, इनको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हमें नेचर को बचाना है, हमें पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन रखना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, टाइगर रिजर्व बनाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बना था, लास्ट ईयर 50 साल पूरे हुए थे। इंपॉर्टेंट करके पढ़ लेना इस चीज को, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं। उसके बाद एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, 1993 से बने थे। एलिफेंट क्या हमारा, तो एलिफेंट हमारा क्या है, नेशनल हेरिटेज एनिमल है, जो 2010 में बना था, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को याद रखना। तो ये सारी एनवायरमेंट की चीजें हैं, बार बार पढ़ भी चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, समझ गए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी पढ़ा था हमने, ये सब। नेक्स्ट है, फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स ऑन द स्टेट बोर्ड्स टू डीसी एज आर्बिट्रेटर, स्वीपिंग चेंजेस इन द वक्फ बोर्ड। देखो वक्फ बोर्ड क्या होता है समझना, ये एक ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर, पहले बात तो समझो ये बनाया क्यों गया था। इसको इसलिए बनाया गया था, एक डेफिनेशन होती है कि अगर आप पैसा डोनेट कर, देखो इसको ऐसे समझो, ये काम कैसे करता है ना, पहले ये समझते हैं। ऐसे काम करता है कि तुमने, कोई पर्सन है जो पैसा डोनेट करना चाहता है वक्फ बोर्ड को, ठीक है, उसने पैसा डोनेट किया बोर्ड को, ये पैसा इसके पास आया, इस पैसे से इसने क्या किया, कहीं पर भी इसको रिटर्न लाने के लिए लगा दिया। फिर उससे जो पैसा कमाया गया, उस पैसे का इसने किस में यूज कर दिया, प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का किस में यूज कर दिया, जैसे हेल्थ में, एजुकेशन में, लाइवलीहुड में, ऑर्फन में, इमरजेंसी में, इंटरवेंशन में, इनमें यूज कर लिया। लेकिन भारत में जो वक्फ बोर्ड है ये उल्टा है, याद रखना। इसी को क्या कहते हैं, मुसरत उल खिदमत भी कह देते हैं। ऐसा आदमी जो इसमें पैसा डोनेट करता है उसको मुसरत उल खिदमत भी कह देते हैं। अब देखो होता क्या है समझना, ये जो आपका बोर्ड है इसमें एक्चुअल में क्या है कि जब ये बना था, कब बना था, इसकी पूरी कहानी समझना। हालांकि अभी इसके ऊपर एक बिल लाया गया, इसमें एक्ट लाया गया कि इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते हैं। इसका नाम क्या रखा गया, कॉन्टेंशियस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। सरकार इसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहती है, और सरकार इसमें कुल टोटल याद रखना 40 चेंजमेंट करना चाहती है। सरकार चाहती है इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़े, सरकार चाहती है इसमें अच्छी अच्छी चीजें और ऐड हो। बात समझ में आ रही है? तो इसमें टोटल कितने 40 अमेंडमेंट करना चाहती है। इसके लिए कहा गया कि क्या बना दो, जेपीसी बना दो। अब कहोगे सर व्हाट इज जेपीसी, तो याद रखना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कब बनती है, जब किसी मुद्दे के ऊपर उसको इंक्वायरी करनी हो तो उस केस में बनती है। आपने देखा होगा ना कि आपके जो राहुल गांधी वो बार बार कह रहे थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन के अभी इलेक्शन हुए थे हमारी लोकसभा के, तो कह रहे थे कि उस दिन जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गया था, तो बोले जेपीसी बैठाओ, जेपीसी बैठाओ। तो क्या होती है जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स नहीं होते। हालांकि इसके लिए फिक्स कर दिया गया है 21 मेंबर लोकसभा से होंगे और 10 मेंबर आपके राज्यसभा से होंगे। ये सारे बैठेंगे और ये उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि भाई इस बिल में इस वर्ड को कैसे कैसे मॉडिफाई किया जाए, अमेंडमेंट किए जाए। तो बेसिकली जेपीसी क्या होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जब दोनों हाउसेज मिलकर बात करते हैं, बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एक होता है ज्वाइंट सिटिंग, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में है। वो कहता है कि अगर कोई बिल एक हाउस से पास हुआ, दूसरे हाउस से पास नहीं हुआ और सेकंड हाउस से पास होने में उसको 6 महीने लग गए,
तो प्रेसिडेंट क्या करता है, ज्वाइंट सिटिंग बुला लेता है। तो हमेशा याद रखना, हु कॉल द ज्वाइंट सिटिंग, प्रेसिडेंट, बट हु प्रेसाइड द ज्वाइंट सिटिंग, कौन हेड करता है, हु विल हेड द ज्वाइंट सिटिंग, या ज्वाइंट सिटिंग विल बी हेडेड बाय द लोकसभा स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। इस बात को ध्यान रखना। वो आर्टिकल 108 है, वो आज तक 3 बार बैठी है। एक बार बैठी थी 1961 में जब हमने डाउरी के ऊपर एक्ट बनाया था, ठीक है, दहेज प्रथा के ऊपर। एक बैठा था 1978 में जब हमने क्या किया था, उनको बैंकिंग रेगुलेशन के बिल लेकर आए थे हम। एक बार बैठा था 2008 में जब हमने क्या किया था, टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए बिल लेकर आए थे। तो 3 बार बैठी है ज्वाइंट सिटिंग। जेपीसी बहुत बार बैठी है, जेपीसी आपकी बहुत बार बैठी है। जैसे अरशद मेहता वाला केस हुआ था 1992, आपने मूवी देखी होगी, ठीक है, केतन का उसका केस हुआ था, उसमें बैठी थी। एक बार 2002 में एक केस आया था कि हमारी कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या मिले हैं, तो पेस्टिसाइड मिले, कीड़े मारने की दवाई, तो उसको चेक करने के लिए बैठी थी। तो ये बार बार बैठ चुकी है, 8-10 बार बैठ चुकी है लगभग, समझ गए ना। इसमें मेंबर्स फिक्स नहीं होते। इसमें कहा गया कि इसमें कितने बैठाएंगे, 21 और 10, समझ गए। किसके लिए, तो इस बोर्ड को अमेंडमेंट करने के लिए। अब ये बना कब था, तो कुछ बेसिक बातें समझने की कोशिश करना। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो याद रखना 1954 में का बोर्ड बना था। फॉर्मेशन कब हुई थी, 1964 में। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में है। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 20 होते हैं। एक उसमें चेयरमैन होता है, तो 1+19 मैक्सिमम हो सकते हैं। और जो चेयरमैन होता है, जो हेड होता है, वो उसका क्या होता है, यूनियन मिनिस्टर होता है, ठीक है, सेंट्रल मिनिस्टर होता है। तो मुझे कमेंट करके बताना हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर दिस बोर्ड, कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके बाद हर स्टेट का अपना भी क्या होता है, वक्फ बोर्ड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना, जो कि उसको क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। अब देखो दिक्कत क्या है, कहा गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी तुम्हारी है और उस प्रॉपर्टी के ऊपर इस बोर्ड ने क्लेम ठोक दिया कि ये मेरी है, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम इस बात को प्रूव करो कि ये तुम्हारी है। वो नहीं प्रूव करेगा कि उसकी है। अगर ये तुम्हारी नहीं है तो फिर उसी की है। बात समझ में आ रही है। अगर मान लो इस बोर्ड ने तुम पे क्लेम ठोक दिया कि ये बिल्डिंग हमारी है, तो तुम अपने प्रूफ दिखाओ कि ये तुम्हारी है। अगर तुम नहीं दिखा पाए ना अपना प्रूफ, तो अल्टीमेटली ये बिल्डिंग उसी की मानी जाएगी। तो ये इसमें लूप होल है बहुत बड़ा, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ती जा रही है ना। ये कल परसों आपने न्यूज देखा होगा, एक र्यूमर था कि पता नहीं सस्ता, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, कि जो आपका वक्फ बोर्ड है इसने क्या किया, जो आपके मुकेश अंबानी है, उनका जो घर है एंटीलिया, उसी के ऊपर केस ठोक दिया कि हमारी प्रॉपर्टी है। अब मुकेश अंबानी प्रूव करता रहेगा जिंदगी भर कि भाई मेरी है। अगर नहीं कर पाया तो वो उसकी हो जाएगी। समझ में आ रही है। और आज के दिन भारत में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है, तो याद रखना इंडियन आर्मी के पास सबसे ज्यादा जमीन है। इंडियन आर्मी के पास दूसरे नंबर के पास, ऊपर हमारी इंडियन रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन है आज के दिन, और तीसरे नंबर पे हमारे पास इसी बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। तो सोचो कितनी जमीन ये कब्जा के बैठा है। बात समझ में आ रही है। तो अब हमें इसमें अमेंड करने की जरूरत है, और अल्टीमेटली इसमें अमेंड होना भी चाहिए। तो जो लोग अपोज कर रहे हैं उसके लिए कहा गया कि भाई तुम अपोज करोगे, बिल आएगा, फिर कुछ करोगे, इससे अच्छा एक काम करो, सभी लोग बैठ जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा मर्ज कर लेते हैं, जेपीसी बैठा लेते हैं, इंक्वायरी कर लेते हैं, जो चीज सही होगी कर लेंगे, नहीं होगी नहीं करेंगे। तो ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या होती है, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इन बातों को ध्यान रखना। बाकी ये सब हम पॉलिटी में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, समझ में आ रही है ना। 21 मेंबर्स, इसका जो पैनल में कौन कौन रहेगा, तो जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, ठीक है। बस इसके हेड का नाम याद कर लेना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने याद भी नहीं होंगे, ठीक है। सद्दुद्दीन जो ओवैसी है वो भी इसके अंदर है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। उसके बाद होता क्या है, कैसे काम करता है, मैंने आपको जस्ट अभी समझाया। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है, इसी के पास है, ठीक है। कर्नाटक में 42,830 प्रॉपर्टी इसके पास है, तमिलनाडु में, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में, यूपी में सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ, ठीक है। तो इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसका डाटा है। अभी ये न्यूज में चल रहा है, अभी तो इसमें अमेंडमेंट होगा, अभी तो इसमें चेंजमेंट होंगे। आपके एग्जाम से पहले बहुत अच्छी न्यूज बनेगी और एग्जाम में आने लायक न्यूज बनेगी, और गारंटी है कि अगर इसमें चेंज हुआ तो एग्जाम में आएगा। तो हम इसको एक बार फिर दोबारा से एक MIT के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में इसको कवर भी कर लेंगे। सो डोंट वरी, ठीक है। अभी जितना जितना न्यूज में आए तो उसको साथ पढ़ते रहना है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।